हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बुक सृजन का विभाग चैप्टर 8 कविता के बहाने और बात सीधी थी पर दोनों कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि है कुंवर नारायण। तो सबसे पहले आप कुंवर नारायण का जीवन परिचय देख लीजिए। कुंवर नारायण नए युग के कवि हैं, तो इनका अधिकतर जीवन परिचय आता है एग्जाम में। तो देखिए, इनका जन्म है सन 1927 यानी 1927। नई कविता आंदोलन के मतलब नए युग के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1959 के अग्रणी यानी सबसे आगे कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता मतलब तार सप्तक यानी जो कवियों का दौर चल रहा था, उन कवियों में इनका मतलब सबसे प्रमुख स्थान है। तो कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक यानी पौराणिक कथा या कल्पना, मतलब जिस भी कविता की वो रचना करते हैं उस रचना में इतिहास और पौराणिक कथा या कल्पना के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनकी रचना संसार व्यापक है, मतलब पूरे संसार में फैली हुई है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। मतलब वो वाहवाही और इस चीज के लिए कविता नहीं लिखते हैं और भावुक होकर कविता नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके लिए यथार्थ के प्रति मतलब जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसके प्रति एक प्रौढ़ यानी दृढ़ उम्र की एक प्रतिक्रिया है, जो मार्मिक अभिव्यक्ति है, जो मन को छू जाने वाली है। उनके कवि संग्रह मतलब उनके कविता संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी तथा वाजश्रवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य, आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह, ये सब इनकी रचनाओं के नाम है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी है। ये कुछ एक मतलब ग्रंथों के बारे में संक्षिप्त जानकारी है ये इनके। अब देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में उनकी 2 कविता है, एक तो कविता के बहाने और एक बात सीधी थी पर। तो कविता के बहाने का हम सबसे पहले सार देख लेते हैं। कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता यानी मशीनीकरण के युग, और भौतिकता यानी ये सुख सुविधाओं और आधुनिकता का युग के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है कि मतलब इस मशीनरी युग में, इस भागम भाग युग में कविता का क्या महत्व है, इस चीज को ये कविता दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत होती है, मतलब सीमा में बंधी हुई होती है। सीमातीत यानी सीमा अतीत की सीमा में बंधी हुई होती। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। मतलब जैसे कविता खिलती है तो उसकी भी एक सीमा है, कविता महकती है तो उसकी भी एक सीमा है, लेकिन बच्चों के जो सपने होते वो असीम है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कवि कह रहा है कि बच्चों के सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। मतलब कुछ भी नया करने की शक्ति अगर उत्पन्न होती है या होती है तो वहाँ सीमा के दायरे अपने आप टूट जाते हैं। ये पहली कविता में बताया गया है सब कुछ, मतलब कविता के बहाने में। अब दूसरी कविता जो इनकी है, बात सीधी थी पर, इस पर भाषा की सहजता पर बल देती है। भाषा जो हम बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हम मतलब अपनी भाषा जो बोलते हैं ना, हम अच्छी से अच्छी स्टैंडर्ड भाषा, परिनिष्ठित भाषा, मतलब स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग, ये सब करने की कोशिश करते हैं, उस पर बल देते हैं, उसके बारे में बताया। तो ज़्यादातर घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी हम सीधी बात भी उलझकर
आग्राही बन जाती है, मतलब हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्दों से जुड़ना ही है, और हम उस कविता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, उन कविता के शब्दों को और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उन शब्दों को घुमा फिराकर क्लिष्ट भाषा में, परिनिष्ठित भाषा में प्रस्तुत करने के चक्कर में सीधी सीधी बात को भी उलझाकर रख देते हैं और सबके हास्य के पात्र बन जाते हैं। ये इनकी दोनों कविताओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी है। अब देखिए आप, इनकी सबसे पहली कविता है कविता के बहाने। तो देखिए इन दोनों कविताओं में मतलब इनकी भाषा सरल है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और कथन शैली है। ये आप इनके काव्य सौंदर्य में, जब विशेष में काव्य सौंदर्य लिखेंगे तब ये बात लिखेंगे। आप सबसे पहले आप इस कविता की ये पद को देख लीजिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, माने यानी मायने, चिड़िया क्या जाने। मतलब पढ़ने में तो ये भाषा बहुत ही इजी और लग रही है कि भाई इसमें कवि ने ऐसा क्या बताया, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही अलग निकल रहा है। कविता के महत्व को दर्शाया है इसमें, और कविता को कोई भी खतरा नहीं है। काव्य रचना में कोई भी बहाना चुना जा सकता है। तो देखिए इस सबसे पहले इसका संदर्भ देख लीजिए कि ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन चैप्टर 8 में संकलित कविता के बहाने कुंवर नारायण की कविता के बहाने से अवतरित है या लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। और अब इसका प्रसंग देखिए कि इस अंश में चिड़िया के बहाने से कविता की असीम यानी जिसकी कोई सीमा न हो संभावना पर प्रकाश डाला गया है। मतलब चिड़िया को माध्यम बनाकर कविता करने की जो भी संभावनाएं होती है उस पर प्रकाश डाला गया है, मतलब उस पर विचार विमर्श किया गया है। ये इसका प्रसंग है। अब देखिए आप इसका अर्थ देखिए। कवि कुंवर नारायण कहता है कि कविता जो है वो कवि के विचारों और भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई एक उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों से उड़ान भरती है, तो जो कवि होता है वो अपने विचार और वो अपनी भावनाओं की कल्पना के पंखों से उड़ान भरता है। और जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। मतलब अपने मन के विचारों को, अपने मन की व्यथा को प्रकट करता है। किसके सहारे? कल्पना के पंखों के सहारे। जिस प्रकार से कवि चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, तो कवि कविता में अपनी कल्पना के सहारे अपने मनोभावों को प्रकट करता है। यानी उसके कवि की कल्पना ही उसके पंख है, कविता के पंख है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है। मतलब कवि जो कल्पना करता है, जो सोचता है, वो असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती और उसका कोई अंत नहीं होता है। और उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता है। वो किसी भी देश में उड़ सकती है और किसी भी काल में उड़ सकती है, मतलब लिखी जा सकती है कविता। और वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर नहीं आकाश में भी उड़ता है। मतलब यहाँ पर कवि की कल्पना की बात की जा रही है। और चिड़िया जो होती है वो अपने पंखों के सहारे उड़ती तो है, परंतु उसकी उड़ान एक सीमा में ही होती है। मतलब वो आकाश में ही उड़ सकती है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर और अंदर से भीतर तक ही उड़ती है।
कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें अंदर बाहर की कोई सीमा नहीं होती है, जबकि चिड़िया तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, या इस छत से उस छत पर, उस छत से पड़ोसी की छत पर, इतना ही उसके लिए सीमा तय होती है और वो कर भी इतना ही पाती। लेकिन कविता के लिए कोई सीमा नहीं होती है। कवि अपनी कल्पना के पंखों के सहारे कहीं कितना भी लिख सकता है। कविता की इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती है। तो ये इसका अर्थ है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये इसको चिड़िया को प्रतीक बनाकर, और ये कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में कविता की उड़ान में क्या जाने में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कविता के पंख लगाकर उड़ने में मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाहर भीतर अनुप्रास अलंकार और इस घर उस घर में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर चिड़िया के बहाने कविता कर उड़ने की बात कही गई है। इसीलिए तो कहा गया है कि चिड़िया क्या जाने उड़ने के बहाने। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला काव्यांश देखिए। पहले वाले में हमने इसको चिड़िया को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, चिड़िया के बहाने। अब इसमें दूसरे वाले में फूल के बहाने, सेम अर्थ है, बस इसमें फूल का प्रयोग किया है, मतलब फूल की खुशबू। तो इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश में कविता की तुलना फूल और उसकी सुगंध से कर रहा है कवि। तो देखिए इसका, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने। यहाँ पे खिलना और खिलना दो बार प्रयोग हुआ है। तो एक बार खिलना यानी फूल का खिलना, और दूसरी बार खिलना यानी कविता का आनंदमय प्रभाव। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर फूल किया जाने में व्यतिरेक अलंकार का। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फूल क्या जाने, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं और दोनों ही आनंदमय प्रभाव प्रकट करते हैं, मतलब आनंदमय प्रभाव बिखेरते हैं। किंतु कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध बस केवल आसपास के स्थानों तक ही फैलती है, मतलब हमारे आसपास के घरों तक ही। हमारे घर अगर फूल खिला है तो हमारे पड़ोसी में या हमारे पड़ोसी के गार्डन तक ही उसकी खुशबू फैलती है। लेकिन कविता जो है इसका सरल प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती, जबकि कविता का रसात्मक रसमय आनंद समस्त विश्व में फैलता है। मतलब कविता का जो रसमय आनंद होता है वो पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे विश्व को सुख देता है। कुछ दिनों के बाद फूल तो मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु जो कविता होती है उसकी सरसता अनंत काल तक, मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, तब तक पूरे संसार को आनंदपूर्ण अनुभव कराती रहती है। मतलब जैसे हम बरसों पहले लिखी हुई कविता का आनंद अगर आज उठाना चाहते हैं तो भी हमें आज मिल जाएगा, लेकिन परसों खिले हुए फूल की खुशबू अगर हम आज लेना चाहेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो कविता जो है वो अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती रहती है। तो कवि यही तो कहना चाह रहा है कि फूल क्या जाने, मतलब कविता के मायने, फूल क्या जाने। तो कहने का मतलब ये है कि
ने फूल तथा कविता की समानता उनके खिलने में बताई है। फूल डाली पर खिलता है, कविता कवि के हृदय में विकसित होकर बाहर प्रकट होती है और लोगों को आनंदित करती है। इसमें काव्यांश में बिना मुरझाए महकने के मायने में अनुप्रास अलंकार है, ये मैंने बता ही दिया था। और खिलना खिलना में यमक अलंकार है और क्या जाने में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए चिड़िया के बहाने और फूल के बहाने, तो कवि ने अपनी कविता के बारे में बता दिया है। अब कविता बच्चों के बहाने, तो देखिए नेक्स्ट, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के बहाने, बच्चा ही जाने। तो कविता ने बच्चों से इनकी तुलना की है। तो इसका प्रसंग देखिए, खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता सिर्फ बच्चों में ही होती है। तो यहाँ पर कवि कविता की तुलना बच्चों के खेल से कर रहा है। तो देखिए कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। जैसे बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घर बिना हिचक बिना रोक टोक खेलने चले जाते हैं और वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरों के घर से जोड़ते हैं। पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन उनके बच्चे आपस में एक दूसरों के घर खेलने जाते हैं, तब पड़ोसी जानने लग जाते हैं कि ये हमारे पड़ोसी का घर है। तो इस प्रकार वो अपने खेल के द्वारा सभी घरों को एक दूसरों से जोड़ते हैं और खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता बच्चों में ही होती है। तो कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि अनेक भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं तथा पाठकों पर होता है। कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बंधता, मतलब एक देश में या दूसरे देश में ही वह कविता रहेगी, उस बंधन में नहीं बंधता है समय और देश में। जबकि सच्ची कविता सभी कालों में किसी भी समय मतलब और सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता ही ला सकती है। इसलिए कवि ने कहा है कि बच्चा ही जानता है। तो यहाँ बाहर भीतर और यह घर वह घर में बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपकी ये कविता के बहाने यही समाप्त होती है। इसमें आपको मतलब अलग अलग व्याख्या करनी है। चिड़िया वाली को अलग दर्शाना है, फूल वाली को अलग बताना है और बच्चे वाली को अलग बताना है। तीनों की व्याख्या अलग अलग करनी है पद तरीके से और सारा रीड करके लिखना है। धन्यवाद।